स्वागत और वेलकम एक बार फिर से आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजनीतिक संस्कृति, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2 से, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में। इससे पहले हम राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो देख चुके हैं राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, फिर उसके आयाम और राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। इसके बीच में हमने एक छोटी सी चीज़ और देखी थी जो आमंड और पावेल के द्वारा जो दिया गया था, राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य, वो भी हमने देखा था। और चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का जो प्रकरण है, टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर आप इसको बीच में स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखें इसको और एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति इस बात पर बल देती है, किस बात पर, कि जनता के मूल्य और विश्वास और कुशलता का लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर सामान्यतः प्रभाव रहता है। जनता के मूल्य क्या हैं? जनता के मूल्यों का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों पर पड़ता है। जैसे जनता के मूल्य होंगे, अगर जनता ईमानदार है, ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था भी ईमानदार होगी अपने नागरिकों के प्रति, देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति। अगर नागरिकों में ही अगर ईमानदारी का मूल्य नहीं है, बेईमान है, भ्रष्ट है, तो राजनीतिक व्यवस्था भी भ्रष्ट और बेईमान हो जाएगी। और क्या होगा कि उसी हिसाब से राजनीतिक संस्कृति पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फिर विश्वास, कुशलता, इन सब का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब का क्या है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है लोकतांत्रिक, तानाशाही व्यवस्था की बात हम नहीं कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मूल्यों का प्रभाव और विश्वास का जो मूल्य और विश्वास है उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है, ठीक है। ये फर्क होता है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और एक तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था के बीच में। तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है कि जो शासक वर्ग के जो मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, उन विश्वासों को जनता पर ज़बरदस्ती लादा जाता है कि आप लोगों को ये करना है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, जनता को प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि विरोधियों को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है कि जनता के मूल्य और विश्वास के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था चलती है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को जो जनता की अपेक्षाएं होती है, जो आश्वास होते विश्वास होता है, उसके समान अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जनता का प्रभाव पड़ता है व्यवस्था के ऊपर। अब चलिए आगे चलते हैं। सामान्य संस्कृति के समान क्या होता है कि राजनीतिक संस्कृति के भी मूल्य होता है और इसका जो ज्ञान होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण चलता रहता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि वोट ऐसे डालता है, ठीक है ना, या राजनीतिक पार्टीज़ के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यूँ बताना नहीं होता है। क्या है, लोग अपने आप जैसा देखते हैं वैसा वो सीख जाते हैं। तो राजनीति के जो मूल्य होते हैं, संस्कृति के जो मूल्य होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो लोग अपने आप ग्रहण करते रहते हैं। जैसे परिवार में कोई बालक है तो बालक को परिवार वाले, जो परिवार में जो बड़े होते हैं, वो उनको सिखाते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जैसे परिवार में कोई बड़े बात करते हैं कि अमुक राजनेता अच्छा है, अमुक पार्टी अच्छी है, ठीक है ना, तो उनके विचारों का प्रभाव क्या होता है कि बच्चों पर पड़ता है। तो बच्चों के अंदर पहले से ही ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि अमुक पार्टी अच्छी है या अमुक नेता अच्छा है, ठीक है। शुरू में तो उसको यह चीज़ उसके दिमाग में गर्ज कर जाती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, बाहर निकलता है और वास्तव में जब वो राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट करता है तो
जैसा वो देख अब वो जैसा वास्तविक में जो देखता है उसके अनुरूप वो उसमें अपने ज्ञान में वो क्या कर लेता है, वो परिवर्तन कर लेता है। तो ये ज्ञान क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और राजनीतिक संस्कृति में भी ये चलता रहता है। 1950-60 के दशक में, 1950-60 के दशक में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ उसके बाद ही क्या हुआ था, आपके आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो नवीन धारा थी, कौन सी, उत्तर व्यवहारवाद, 1960 के बाद में वो अस्तित्व में आता है ना। तो इस दशक में क्या होता है कि राजनीति विज्ञान के नए उपागमों पर, जो नए उपागम जो उभर के आ रहे थे, उपागम कौन सा, व्यवहारवादी उपागम, उत्तरवादी उपागम, है ना, ये इनके ऊपर यूरोपियन केंद्रवादी धारणा के अंतर्गत, यानी कि यूरोप को केंद्र मान करके अध्ययन करना। जैसे यूरोप के जो देश हैं वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को आधार मान करके, पहले तो एक व्यवस्था को आधार मान लेते हैं, जैसे इंग्लैंड की, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, ठीक है, अब हमें उसको केंद्र मान करके जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर दोनों में अंतर क्या है वो अंतर का पता लगाया जाएगा, और अंतर का पता लगाने के बाद कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, या कौन किसमें सुधार की संभावना है, तो ये उसमें पता लगाया जाता है। तो उसका आधार क्या था उस समय, यूरोपियन केंद्रवादी धारणा, यानी कि यूरोपियन व्यवस्था उसका आधार थी। तो इसमें क्या हुआ कि विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मान करके, जैसे कोई ब्रिटेन का रहने वाला, कोई अमेरिका का रहने वाला कोई राजनीतिक शास्त्री है, तो वो पहले ये मान कर चलता है कि मेरे देश की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, ठीक है, सबसे बेस्ट। जैसे ब्रिटेन का है, ब्रिटिश है, तो वो कहेगा कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द बेस्ट, या अमेरिकन है तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द बेस्ट, ठीक है ना। और उसको आधार मान करके, आदर्श मान करके उसके स्थायित्व का मतलब टिके हुए रहना, बने रहना, जिसको कोई हिला नहीं सके। जैसे अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो 1786 से जो अमेरिकन जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, क्रांति हुई थी, आज़ादी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित हुआ वो आज तक चलता आ रहा है 250 वर्षों से। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो लोकतंत्र कायम हुआ वो आज तक चलता आ रहा है, 300 साल, 400 साल, 500 साल हो गए, और इसकी शुरुआत हुई थी 1288 से, 1288 से जब गौरवपूर्ण मैग्ना कार्टा साइन हुए थे, राजा से मैग्ना कार्टा पर साइन करवाए थे, तब से लेकर के ये लोकतंत्र की प्रक्रिया इंग्लैंड में चली आ रही है अनवरत। और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायी है, चिरस्थायी बनी हुई आ रही है, ठीक है ना। तो चिरस्थायी बने रहने का क्या कारण है कि आज तक वहाँ लोकतंत्र पर नुकसान नहीं पहुँचा, ठीक है। और अस्थायित्व, जिन देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया लेकिन वो वहाँ पर लोकतंत्र कायम नहीं रहे, और लोकतंत्र की जगह पे वहाँ पे तानाशाही अवस्था आ गई, कहीं पे नाजीवाद आ गया, कहीं पे फांसीवाद आ गया, किसी देश में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। तो इनका कारण क्या है, यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र है स्थायी बना हुआ, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, तो स्थायी होने का क्या कारण है, और जिन देशों ने लोकतंत्र अपनाया था लेकिन वो नष्ट हो गया और दूसरी ताकतें हावी हो गई, तो वहाँ पर लोकतंत्र के अस्थायित्व का क्या कारण है। इन कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम के द्वारा करना उन्होंने शुरू किया, यानी कि उस क्षेत्र के, उस राज्य की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको आधार मान करके, जैसे अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति, ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति को आधार मान करके ये इसका अध्ययन शुरू किया इन्होंने। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसकी आवश्यक शर्तों को भी ध्यान में रखा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है और लोकतंत्र के लिए किन बातों का होना ज़रूरी है ना, कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए लोकतंत्र के लिए, ताकि लोकतंत्र बना हुआ रहे और दूसरी ताकतें, तानाशाही ताकतें हावी ना हो, कोई भी दूसरा तत्व वहाँ आके अपनी मनमानी ना करे। तो ये शर्तें, इनको ध्यान में रख करके इसको स्टडी किया गया। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति ब्रिटेन और यूएसए में, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम अमेरिका कहते हैं बात बात में, अमेरिका वो, तो ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्थायित्व, और ब्रिटेन और अमेरिका जो मैंने नाम लिया था इससे पहले कि इतने सालों से वहाँ चली आ रही है, तो वहाँ पे लोकतंत्र स्थायी बना हुआ है, तो स्थायी होने का क्या कारण है। दूसरी बात,
पहले विश्व युद्ध के बाद में इटली, जर्मनी जैसे देशों में भी लोकतंत्र अपनाया गया। शांति संधियाँ आपको पता होगी, ठीक है ना। जर्मनी के साथ शांति संधि हुई थी, वर्साई की संधि। राजतंत्र वहाँ पे ख़त्म हो गया, वहाँ पर पहले राजा का शासन था वो ख़त्म हो गया, लोकतंत्र आया। इटली में क्या हुआ, इटली में वहाँ की जो वर्तमान सरकार थी उस समय की, उससे लोग असंतुष्ट थे, नाराज़ हो गए, तो चुनावों के द्वारा वहाँ पर मुसोलिनी आ गया। मुसोलिनी चुनाव लड़ कर के सत्ता में आया था, ठीक है ना। तो लेकिन इन दोनों देशों में क्या हुआ कि लोकतंत्र ज़्यादा समय तक चला नहीं। यहाँ जर्मनी में हिटलर आया, ठीक है, तो हिटलर ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए धीरे धीरे लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी। इटली में भी यही हुआ। तो यहाँ पर लोकतंत्र अस्थायी रहा और दो तानाशाही व्यक्ति यहाँ पर सत्ता में आ गए। तो उसका क्या कारण है, इसका पता लगाते हुए ये निष्कर्ष निकालना कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में संवैधानिक ढांचे की क्या भूमिका है। संविधान द्वारा जो ढांचा स्थापित किया गया है, जैसे भारत में संविधान द्वारा जो ढांचा स्थापित किया गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो इस ढांचे की क्या उपयोगिता है। फिर उपयुक्त सामाजिक परिवेश भी होना चाहिए, इन दो चीज़ों का होना आवश्यक है और इसे राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। किसे, इसे संवैधानिक ढांचे और उपयुक्त सामाजिक परिवेश का निर्माण राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाना होगा, अवेयर बनाना होगा, ठीक है। और साथ ही उनको ये बताना होगा कि जो उनकी जो सरकार है वो क्या कर रही है, दैनंदिन कार्यों में क्या करते हैं, को क्या फैसले लेते हैं और उन फैसलों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि वो मुक्त दर्शक बन करके सरकारें जो भी कर रही है, राजनीतिक व्यवस्था जो भी कर रही है उसको देखती रहे, नहीं, बल्कि वो उनको सही गलत के पैमाने पे उसको तोले। तो इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, समुचित राजनीतिक संस्कृति, उसके द्वारा ही इस चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। उसी के द्वारा ये चीज़ें, संविधान के द्वारा जो ढांचा स्थापित किया जाता है वो ढांचा बना रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अध्ययन के इस नवीन दृष्टिकोण में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन का केंद्र माना जाता है और उसके बाद राजनीति का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक तत्व भी, यानी कि उस राज्य की जो संस्कृति है उस संस्कृति का, कल्चर का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कल्चर का अध्ययन करना भी बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य संबंध, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के बीच में संबंध पर सर्वप्रथम किसने रिसर्च किया था, आमंड और सिडनी वर्बा। यानी संस्कृति और लोकतंत्र के बीच में क्या, किस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है, इसके ऊपर सबसे पहले अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था आमंड और सिडनी वर्बा ने। और उसने जो निष्कर्ष निकाला वो लिखा उसने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। यानी कि नागरिक संस्कृति, फिर पॉलिटिकल एटीट्यूड, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, 5 देशों में इस चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया है। 5 देशों को आधार मानकर उसने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मेक्सिको। जिसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, ब्रिटेन और अमेरिका में स्थायी लोकतंत्र है, ठीक है। जर्मनी, इटली और मेक्सिको में लोकतंत्र कभी स्थापित हुआ, कभी उसको नुकसान पहुंचाया गया है ना, कभी तानाशाही ताकतें हावी हुई। फिर इसके अलावा जैसे भी वर्तमान में इन देशों में, जैसे जर्मनी और इटली में लोकतंत्र है, लेकिन क्या है कि कभी कभी यहाँ पर जो उप संस्कृतियाँ होती है उन उप संस्कृतियों के बीच में टकराव होता है, ठीक है ना। यानी कि लोगों के बीच में बहुत बार क्या है कि इस तरह से अविश्वास की स्थिति होती है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतर जाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा, हिंसा वो चलता है, ठीक है। तो इनकी स्थिरता और अस्थिरता, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो स्थिरता और अस्थिरता में राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का इन्होंने अध्ययन किया है अपनी किस पुस्तक में, इन्होंने सिविक कल्चर, एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस नामक पुस्तक में। और किसने किया, आमंड और सिडनी वर्बा ने। अब चलिए आगे चलते हैं। साथ ही इन देशों की राजनीतिक संस्कृति में अंतर, यानी कि इन 5 ही देशों की राजनीतिक संस्कृतियों में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी इन्होंने अध्ययन किया है।
और आमंड वर्बा के अनुसार वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य इन्होंने जो बताया है कि एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, यानी कि नागरिक की अपने सरकार से क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है, ठीक है, और उसके संचालन में अपनी क्या भूमिका रखता है, यानी कि मेरे देश की सरकार को चलाने में मेरी क्या भूमिका है। जैसे हम वोट डालते हैं, ठीक है, और जिस प्रत्याशी को चुनते हैं हमें चाहिए कि वो प्रत्याशी अच्छा हो, सही आदमी हो और वो राष्ट्रहित में और नागरिकों की भलाई के लिए, विकास के लिए निर्णय ले, फैसले ले, ठीक है। तो संचालन में वो अपनी भूमिका इसी तरह से कर सकता है, या वो स्वयं चुनाव लड़कर के संसद में, विधायिका में जाए और कल्याणकारी राजनीति को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो एक तो उसकी अपेक्षाएं और दूसरी उसके संचालन में नागरिकों की क्या भूमिका है। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्यवाही के प्रति किस प्रकार का है ये देखना, और यह राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कैसे प्रभावित होता है, यानी कि व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति से कैसे प्रभावित होगा, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों पर, ठीक है। प्रकार में हम देखते हैं एक अभिजन संस्कृति और दूसरी जनसाधारण की संस्कृति। अभिजन की संस्कृति के जो मतलब होता है वो मैंने इस तरफ अलग से लिखा है, ये देखिए आप, जो अभिजन संस्कृति होती है वो बनती है अभिजनों से, अभिजन वर्ग है ना। अभिजन वर्ग में कौन कौन आते हैं देख लिया आप। अभिजन वर्ग क्या होता है, एक तो छोटा सा वर्ग होता है, दूसरा ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा संगठित होता है, ठीक है, और साथ ही क्या होता है ये बहुत ही शक्तिशाली वर्ग होता है, जिसमें कौन लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, ठीक है ना, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, ये ऐसे लोगों का संगठन होता है, जो क्या होता है कि संख्या में तो बहुत कम होता है लेकिन ये संगठित होता है, इसलिए ये लोग क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर क्या होता है, इनकी पकड़ होती है। इसलिए अब वे लोग जिनकी सत्ता और सरकारी निर्णयों में भागीदारी होती है, अभिजन का मतलब क्या हो गया कि एक तो ये उसकी विशेषता है, छोटा होता है, संगठित होता है, शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ, वे लोग जिनकी सत्ता यानी कि सरकार में है ना, और सरकारी निर्णय, सरकार जो फैसले लेते हैं, इसमें जिन लोगों की भागीदारी होती है या जो इनको प्रभावित कर सकता है, जैसे बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग, पूंजीपति लोग क्या होते हैं कि वो सरकार के निर्णयों को पलटवा सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं या अपने हक में निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, या उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो पूंजीपतियों के हक में निर्णय ले, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनकी इन निर्णयों में भागीदारी होती है या इसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनके स्वार्थ, हित और तौर तरीके, मतलब काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो निम्न वर्ग होता है, आम जनता वाला जो वर्ग होता है, ये इस वर्ग से अपने आप को क्या समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, अलग होने का भाव होता है। और दूसरा जो होता है अभिजन वर्ग के अलावा, अभिजन संस्कृति के अलावा, जन सामान्य की संस्कृति या जन सामान्य वर्ग, ठीक है। अब इसका जो क्या है कि ये असंगठित होता है। पहली बात, जाति, समुदाय है ना, इनके आधार पर, आर्थिक हितों के आधार पर, सामाजिक हितों के आधार पर, जातिगत हितों के आधार पर क्या होता है, ये लोग बटे हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत ही विशाल वर्ग होता है लेकिन कमज़ोर होता है, बटा हुआ होता है। इसलिए क्या होता है कि इनके ऊपर क्या है, ये संगठित वर्ग इनके ऊपर शासन करता है। अब दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अभिजन और जन सामान्य दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब आगे, ये सत्ता में नहीं होते, जन सामान्य वर्ग क्या होता है, सत्ता में नहीं होता है, सरकारी निर्णयों में इनकी भागीदारी नहीं होती है। सरकारी निर्णय कौन लोग करते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं अभिजन, वही सरकारी निर्णय में भागीदारी करते हैं। इनके ऊपर तो क्या है कि जो अभिजन लोग जो निर्णय लेते हैं वो इनके ऊपर थोप दिए जाते हैं, ठीक है। आशाएं, ये लोग राजनीतिक व्यवस्था से, सरकार से क्या चाहते हैं, अपेक्षाएं, व्यवहार, कार्य पद्धति यानी काम करने का तरीका अभिजनों से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। ये इन दोनों में भिन्नता होती है। तो ये दो प्रकार की संस्कृति, अभिजन संस्कृति और जन सामान्य की संस्कृति, ठीक है। ये अब चलिए, अब हम आगे शुरू करते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों में ही। सबसे पहले, अब इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि
आमंड के द्वारा जो वर्गीकरण किया है, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया गया है, इसको आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये लघुतरात्मक में भी शायद आ जाए या निबंधात्मक में भी आ जाए, तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि यही उसके जवाब में लिखने की कोशिश करें। तो आमंड द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है ना, उनको 4 प्रकारों में इसने बांटा है, 4 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें आता है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक व्यवस्था, आंग्ल अमेरिकी यानी कि इंग्लैंड और अमेरिका की, या ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका, एक ही बात है। तो ब्रिटेन और अमेरिका में समन्वयकारी संस्कृति पाई जाती है और उदार लोकतांत्रिक मूल्य, उदार विचारों वाले होते हैं ये, ठीक है। पंथ निरपेक्ष होता है इसका स्वरूप, और राजनीतिक व्यवस्था का संचालन आम सहमति और निर्धारित नियमों के अनुसार ही इसमें किया जाता है, यानी कि पहले से जो नियम संवैधानिक व्यवस्था होती है उसके विपरीत इसमें कोई कदम नहीं उठाया जाता, और सरकार जो भी निर्णय लेती है वो आम सहमति से लेती है, ठीक है। ये है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार इसका, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था या महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति। अब इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं, मुख्य रूप से खास नाम ही इसमें दिए जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 3 नाम इसमें बता रखे हैं, जहाँ की राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, खंडित होती है। खंडित होने का मतलब वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति का विघटनकारी स्वरूप पाया जाता है, यानी कि एक राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी उप संस्कृतियाँ पाई जाती है, और उन उप संस्कृतियों में क्या होता है, हिंसात्मक संघर्ष होता है, यानी कि जब बहुत सारे हितों से जुड़े हुए लोग जहाँ पर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है, जैसे भारत भी इसी में आएगा कहा जाए तो, क्योंकि अपने देश में भी बहुत सारी राजनीतिक उप संस्कृतियाँ हैं, और यहाँ पर इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में है ना, फिर उत्तर भारत के राज्य दक्षिण भारत के राज्यों में अपने हितों को लेकर के संघर्ष चलता रहता है। जरूरी नहीं कि इसमें हथियारबाजी हो, लेकिन ये संघर्ष चलता रहता है। तीसरा जो इसमें आता है गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था या गैर पश्चिमी या पूर्व औद्योगिक राजनीतिक संस्कृति। अब इसमें कौन होते हैं कि पश्चिमी उपनिवेशवाद, यानी कि ऐसे देश जो पहले किसी और देश के उपनिवेश रहे या उसे गुलाम रहे या उनके अधीन रहे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इंग्लैंड के गुलाम रहे, है ना, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करके गए, तो ऐसे देशों को इसमें लिया जाता है, ठीक है ना। अब ये देश कहाँ कहाँ पर है, देखिए आप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश, जहाँ औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और लोकतंत्र अल्प विकसित अवस्था में, यानी कि अभी अपनी शुरुआती अवस्था में, शुरुआती चरण में, यानी कि औद्योगिक व्यवस्था जो विकास की शुरुआत हुई है, आर्थिक रूप से अभी तक उतने संपन्न नहीं हो पाए हैं, विकास चल रहा है, लोकतंत्र भी अविकसित है। कई बार ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र पर संकट भी आता है, और बहुत बार कुछ ऐसे तानाशाही लोग आ जाते हैं जो कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें होती है इस तीसरे प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में। अतः क्या है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति का समुचित विकास नहीं हो पाया है, और इसकी विशेषता क्या है, बहुत बार क्या होता है, करिश्मा प्रधान नेतृत्व आ जाता है, और वो क्या करते हैं अपनी मनमानी, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं संविधान से ऊपर, और नौकरशाही यहाँ पे हावी होती है, नौकरशाही तत्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चौथा इसमें आता है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था या सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या है, अधिनायकवादी, सर्वाधिकारी, अलोकतांत्रिक प्रकृति वाली राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर होती है, वहाँ पर क्या होता है, विपक्ष और विरोध की कोई संभावना नहीं होती है, यानी कि जो विरोध करते हैं, जो आपकी खिलाफत करते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, यानी कि विरोध की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। वहाँ पे विरोधी पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टीज़ भी वहाँ पे नहीं होती है। तो ये जैसे हिटलर के टाइम का जर्मनी है, फिर मुसोलिनी के टाइम का फांसीवादी इटली है, और इसके अलावा जहाँ पर भी सैन्य तानाशाही वाले देश हैं, फिर जैसे चीन में साम्यवादी शासन है, तो वहाँ पर क्या है कि इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, और जो लोग विरोध करते हैं उनको
ख़त्म कर दिया जाता है, तो विरोध की वहाँ कोई संभावना नहीं होती है। फिर अब देखते हैं फाइनर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है राजनीतिक संस्कृति का, ठीक है, उसने राजनीतिक संस्कृति का जो आधार बनाया है सत्ता में सेना की क्या भूमिका है, यानी कि शासन संचालन में सेना की भूमिका को उसने आधार बना करके 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियाँ बताई है, जिसमें पहली जो है वो है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। अब परिपक्व राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है, देखिए, असैनिक सत्ता की सर्वोच्चता, यानी कि जो जनता के मतों के द्वारा वोट देकर के जो सरकार चुनी हुई है, यानी कि राजनीतिक सत्ता जो होती है उसको सर्वोपरि माना जाता है, और सेना जो होती है वो इस असैनिक सत्ता का ऑर्डर मानती है, ठीक है ना। सेना वहाँ पर अपनी भूमिका बिल्कुल ही नहीं निभाती है। जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ पर सरकार जो भी फैसले लेती है वही सेना मानती है, ठीक है। तो वहाँ पे असैनिक सत्ता की सर्वोच्चता होती है। दूसरी, विकसित राजनीतिक संस्कृति, जहाँ पे सेना सीधे हस्तक्षेप तो नहीं करती है शासन में, लेकिन क्या होता है कि सेना का दबाव रहता है हर समय सरकार के ऊपर, और सरकारों को क्या है कि खतरा रहता है, असैनिक सरकारों को खतरा रहता है कि कभी भी सेना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है ना, उनको सत्ता से हटा सकती है और सेना खुद शासन संभाल सकती है। तो ये होता है विकसित राजनीतिक संस्कृतियों में। और तीसरा और चौथा जो है निम्न और न्यून स्तरीय संस्कृति, ठीक है, जहाँ पर सैनिक सत्ता ही वहाँ पर प्रभावी होती है, ठीक है, वहाँ पर लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे सेना और जो एक दल की तानाशाही वाली सरकारें होती है वहाँ पे। अब देखिए वाइज मैन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो देख लेते हैं अंतिम इसमें है। तो वाइज मैन इसमें क्या बताता है, इसमें 3 विशुद्ध, एकदम शुद्ध, और 3 मिक्स रूप बताता है राजनीतिक संस्कृति के, जिसमें विशुद्ध रूप कौन से हैं, या 3 बता रखे हैं। जिसमें सबसे पहला आता है संकुचित राजनीतिक संस्कृति, जो कि आदिम समाजों में यानी कि आदिवासियों में पाई जाती है, जिनका एक लीडर होता है, एक सरदार होता है, और वही सारे फैसले करता है, और बाकी लोग जो होते हैं उन समाज में, कबीलों में, वो उसके ऑर्डर को मानते हैं। जिसे प्राचीन काल में ये पाया जाता है, और वर्तमान में भी जो बहुत ही आदिवासी जो समाज होते हैं उसमें ये व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। दूसरा जो होता है अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, इसमें क्या होता है कि जनता का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उच्च अभिमुखीकरण पाया जाता है, यानी कि जनता की डिमांड्स तो बहुत सारी होती है सरकारों से, अभिमुखीकरण तो उच्च स्तर का पाया जाता है, लेकिन निवेश के प्रति वो उदासीन रहते हैं। यानी कि अगर सरकार आपसे सहयोग मांगती है तो आप सरकार को सहयोग तो नहीं देते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए फैसले ले। निर्गतों के प्रति रुचि होती है, निवेश के प्रति रुचि नहीं होती। निर्गत का मतलब आउटपुट, उनकी रुचि सिर्फ आउटपुट, सरकार क्या कर रही है, ठीक है, आप सरकार में क्या भूमिका निभाओगे उससे आप उदासीन हो, लेकिन उसके फैसलों के प्रति आप रुचि रखते हो। तीसरा जो इसमें आता है विशुद्ध रूप में वाइजमैन के सहभागी राजनीतिक संस्कृति, इसमें क्या होता है आगत और निर्गत दोनों में ही जनता की व्यापक सहभागिता होती है, और अपनी व्यवस्था के प्रति उनका लगाव होता है। वो अपनी देश की राजनीतिक व्यवस्था से प्रेम करते हैं, क्योंकि सरकारें टाइम टू टाइम लोगों के बीच में जाती है, लोग इनपुट करते हैं, और इनपुट करने के साथ ही वो आउटपुट में भी रुचि रखते हैं। दोनों स्तर पर इनकी व्यापक सहभागिता होती है। और इसका जो मिश्रित रूप है, ये तीनों तो विशुद्ध रूप हो गए। अब मिश्रित रूप में संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, दूसरा प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति, और संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या है कि 2 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का इसमें मेल होता है। जैसे इसमें प्रजाभावी भी है और सहभागी भी, तो इसमें इन दोनों का क्या होता है मिश्रण पाया जाता है। और ये सभी वर्गीकरण जो क्या है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जन सहभागिता को दर्शाते हैं, कि राजनीतिक व्यवस्था में जनता की सहभागिता कितनी है, कम है या ज़्यादा है, या मीडियम है, ठीक ठाक है, उसको दिखाते हैं। और अभिजन और जन सामान्य के बीच में वाली जो संस्कृति, अभिजन संस्कृति और जन सामान्य की संस्कृति, वो मात्रा और शक्ति के आधार पर, मात्रा इनकी कम होती है, शक्ति ज़्यादा होती है, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और शक्ति कम होती है। इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब आगे इसमें जो भी है, जिससे वीडियो लंबा हो चुका है,
29 मिनट का हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ही और बाकी बचा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, पूरा कर ही लेते हैं चैप्टर को। तो अब आते हैं नागरिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति तो देख लिया, नागरिक संस्कृति क्या होती है? इसको क्या है कि सभी राजनीतिक विद्वान इसको बेस्ट मानते हैं। ठीक है ना। तो उदार लोकतंत्र को संभालने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो संस्कृति होती है और शालीन संस्कृति होती है वो नागरिक संस्कृति होती है, और इसमें सभी संस्कृतियों के गुण पाए जाते हैं। संकीर्ण संस्कृति के गुण भी पाए जाते हैं, अधीन संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, सबका मिश्रण होता है ये, यानी कि सबकी विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। कई मामलों में सरकार राय मांगती है जनता से, तो कई मामलों में नहीं मानती है। ठीक है ना। कई बार प्रजा सहभागिता करती है, कई बार प्रजा सहभागिता नहीं भी करती है। इस तरह से क्या है, सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। इसलिए क्या है, नागरिक संस्कृति को ही सबसे बेस्ट इसमें समझा जाता है। अब आते हैं राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, ये देख लेते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण द्वारा राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों और मनोवेगों को भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित और आवश्यकता अनुसार परिचित किया जाता है। जैसे हमारे सामान्य समाज में क्या होता है, समाजीकरण होता है। बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती है, वो परिवार में बड़ों को देख करके सीखते हैं। धार्मिक परंपराएं सीखते हैं, उठना बैठना बोलना चलना हर चीज़ सीखते हैं। ठीक है ना। परंपराएं रीति रिवाज सब वो ऑटोमेटिक सीखता है। उसी तरह से क्या होता है कि राजनीतिक संस्कृति में जैसे बच्चा बड़ा होता है और जैसे स्कूलों में जाएगा, स्कूलों में राजनीति से संबंधित चैप्टर्स भी होते हैं, संविधान से संबंधित चैप्टर्स भी होते हैं, उनको भी पढ़ता है। फिर परिवार में भी कई बार, परिवार, पास पड़ोसी, मित्र मंडली, इनमें भी कई बार राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर डिस्कस विचार करते रहते हैं, पार्टियों के ऊपर विचार करते हैं, नेताओं के ऊपर विचार करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका ज्ञान बढ़ता रहता है। ठीक है। और बड़ा होकर के जब बालक सही रूप में जब पार्टिसिपेशन करना शुरू करता है तो वो आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है। तो इसमें परिवार, मित्र, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, मीडिया, हित और दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये सब भी इसमें भूमिका निभाते हैं। किसमें? राजनीतिक समाजीकरण में और राजनीतिक संस्कृति को बढ़ाने में, उसको स्थायित्व प्रदान करने में। तो इस प्रक्रिया से राजनीतिक जीवन में गतिशीलता और निरंतरता बनी रहती है। आज जो राजनीतिक विचार हैं, आगे चल करके हो सकता है वो राजनीतिक विचार बदल जाए और किसी दूसरे विचारों को व्यक्ति अपना ले। जैसे कोई व्यक्ति अभी किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किस नेता को सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है बाद में उस नेता या पार्टी के बजाय दूसरी नेता या पार्टी को सपोर्ट करने लग जाए, तो वो क्या है, उसमें चेंजेस करता रहता है, जिसमें राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने में सक्षम हो जाती है। यानी कि इसी निरंतरता और गतिशीलता की वजह से क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो अगर उसके सामने कभी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो उस विकट परिस्थिति का वो आसानी से सामना कर सकती है। मतलब दबाव और तनावों को झेलने में वो सक्षम हो पाती है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है कि फिर क्रांति ही एकमात्र का क्या होता है, साधन होता है व्यवस्था को बदलने का। लेकिन यहाँ पर क्या है, निरंतरता बनी, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता है, तो क्या है, धीरे धीरे व्यवस्था अपने आप को ढाल लेती है नए विचारों के अनुरूप, तो वहाँ पे क्रांति की संभावना खत्म हो जाती है। और इससे क्या होता है, स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बटी हो। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही समन्वय सहयोग के द्वारा एकता स्थापित की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी उप संस्कृतियाँ होती है, ठीक है ना, जैसे साउथ इंडियन संस्कृति, फिर जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अलग है, फिर नॉर्थ ईस्ट का, भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, असम की तरफ चले जाएं उनका राजनीतिक कल्चर अलग होता है, कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर लोगों की सरकार से अलग डिमांड्स होती है, अपेक्षाएँ होती है। तो इन सभी को जो है राजनीतिक समाजीकरण ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा इसमें एकता स्थापित की जा सकती है, एक रूप बनाया जा सकता है। अब राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है, तो इसके महत्व के रूप में जो 4-5 पॉइंट हैं वो देख लेते हैं हम। संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व और अस्थायित्व का कारण का पता लगाया जा सकता है। यानी कोई भी संवैधानिक ढांचा है, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की हुई है, ठीक है ना, वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थायी बनी रहेगी या वो आगे जाकर के टूट जाएगी, इसका कारण का पता लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में राजनीतिक समाज
को अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था होती है, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो दबाव समूह होते हैं, उनको स्टडी करने में, उनका अध्ययन करने में। तीसरा, राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में, जो राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन भी उसमें किया जाता है कि इन दोनों का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर चौथा, विभिन्न राजनीतिक समाजों की विकास की दिशा, कि कोई राजनीतिक समाज किस दिशा में जा रहा है उसका पता लगाने के लिए भी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और अंतिम पॉइंट में, राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने में, यानी कि राजनीति विज्ञान जो है वो किसी तरह समाज के काम आए, समाज के लिए वो कल्याणकारी साबित हो, ठीक है ना। तो ऐसा बनाने के लिए राजनीति विज्ञान को राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके साथ ही हमारा यह राजनीतिक संस्कृति वाला चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। और आपसे फिर से निवेदन है, आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे हम अपने एक नए आने वाले शो में, नए आने वाले वीडियो में। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।